सहारा प्रणाम। सहारा में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मंगलवार यानी कि 15 नवंबर से कपाट बंद होने की रस्म शुरू हो जाएगी और 15 नवंबर से धाम में पंच पूजाएं शुरू हो जाएंगी। 19 नवंबर को अपराह्न 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन इन दिनों धाम में पहुंचे लोग बद्रीनाथ के दर्शन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यहां हो रही बर्फबारी का भी आनंद ले रहे हैं। बद्रीनाथ में इन दिनों रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ के आसपास ऊंची पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। हम पहले गणेश जी का ही पूजन करते हैं। उसी तरह से जब पूजन करते हुए गणेश जी को ही प्रथम पूज्य माना गया है, उसी तरह यहाँ पर भी सर्वप्रथम भगवान गणेश जी के कपाट निवेदन किए जाते हैं और दूसरे दिन भगवान आदि केदारेश्वर का पूजन अन्नकूट से भगवान आदि केदारेश्वर को संतुष्ट किया जाता है और तदनंतर मध्याह्न अभिजित मुहूर्त में और भगवान के पावन कपाट और शीतकाल के लिए बंद किए जाते हैं। और तीसरे दिन जो पंच पूजा के अंतर्गत तीसरा दिन है, उस दिन खड्ग और पुस्तक का पूजन किया जाता है और उस दिन के अनंतर पुस्तकों से पाठ करना यहाँ पर बंद हो जाता है। ऐसी पूर्व से परंपरा है। और चौथे दिन भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और लक्ष्मी का पूजन करने के बाद उन्हें एक तरह से आमंत्रण दिया जाता है कि देवी, आपको भगवान का बुलावा है, आपको कल भगवान के साथ और भगवान के अंग में विराजना है और इसलिए आप तैयार हो जाएं। और इसलिए भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है, उन्हें निमंत्रण दिया जाता है। और पांचवें दिन प्रातः काल को भगवान के जो आभूषण हैं उनको एक तरफ करके और भगवान को और पुष्प श्रृंगार से अलंकृत करके और उनका विधिवत पूजन किया जाता है। और विधिवत पूजन होने के अनंतर मध्याह्नोत्तर भगवान का पुनः सायंकालीन पूजन संपन्न होता है और रावल जी महाराज और लक्ष्मी का वेश धारण करके, स्त्री वेश धारण करके, तद्रूप होने करके और भगवान भगवती महालक्ष्मी की प्रतिमा को और अपने अंक में लेकर के और भगवान के बाएं भाग में स्थापित कर देते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश ढोभाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, 19 तारीख को बताया जा रहा है कि धाम के जो कपाट हैं वो बंद हो जाएंगे बद्री धाम के, लेकिन उससे पहले जिस तरह से ये बर्फबारी हुई है, वहां पहुंचे तमाम श्रद्धालु इस बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, बद्रीनाथ धाम में जो माहौल बना हुआ है, जो बर्फबारी है, उससे यात्री जो दर्शन तो कर ही रहे हैं भगवान बद्री विशाल के, लेकिन बर्फबारी का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। यात्री बड़े प्रसन्न है क्योंकि कल से जो 15 तारीख है, 15 नवंबर से जो भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाएगी। कल से जो पंच पूजाएं आरंभ हो जाएगी और कल पहले सर्वप्रथम गणेश जी की जो पंच पूजा की जाएगी और उसके बाद शाम को गणेश जी के कपाट बंद कर दिए जाएंगे शीतकाल के लिए। और परसों जो आदि केदारेश्वर भगवान जो महादेव हैं, वहीं पर भगवान बद्री विशाल के साथ विराजमान, तो उनके कपाट भी धीरे धीरे बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी है, जो इसमें जो तापमान है वो माइनस में चल रहा है, काफी कड़ाके की ठंड बद्रीनाथ में है, लेकिन यात्रियों की जो श्रद्धा है बद्रीनाथ भगवान बद्री विशाल के प्रति, तो वो देखने लायक बने। जो यात्री श्रद्धालुगण हैं वो जमकर बर्फबारी और भगवान के दर्शन का लुत्फ ले रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए श्रद्धालुओं में खुशी देखी जा रही है वहां पर मौजूद जो तमाम श्रद्धालु हैं, क्योंकि एक तो बद्रीनाथ के वो दर्शन कर रहे हैं, बद्री धाम के बाबा बद्री के, और उसके बाद ये बर्फबारी हो रही है, तो वाकई मौसम का लुत्फ वो उठा रहे हैं और खुशी उनके चेहरे पे निश्चित रूप से देखी जा रही है। राकेश जी बिल्कुल, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो अभी तक का जो रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा जो यहाँ भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे 17 लाख ऊपर इस बार कर चुके हैं और ये अपने आप रिकॉर्ड बना दिया है भगवान के जो दर्शन करने वाले या श्रद्धालुओं ने। 19 तारीख को भगवान बद्री विशाल के जो कपाट हैं वो शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे शाम 3:35 पर विधि विधान के साथ। तो इसके लिए जो कल से ही
पंच पूजाएं शुरू हो गई है और इसके साक्षी बनने के लिए वहां पर हजारों की तादाद में यात्रियां पहुंचना शुरू हो गए हैं जी। बिल्कुल। और देखिए, श्रद्धालुओं के साथ साथ व्यापारियों के चेहरे पे भी खुशी की लहर है, क्योंकि ये जो मौसम होता है बर्फबारी का, इस वक्त ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं धामों में, और अब तो मात्र 5 दिन रह गए हैं धाम को बंद होने में, तो श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा हुआ है जबकि व्यापारी वहाँ डटे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जब व्यापारी लोग 1 महीने पूर्व ही वहां से जब ठंड पड़ने शुरू हो जाती थी तो व्यापारी लोग अपने घरों में चले आते थे, लेकिन इस बार व्यापारी लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, तो उसी के उनके लिए जो फायदा हुआ है, जो उन्होंने जो कमाई की, क्योंकि कोरोना काल में सारे जो होटल व्यवसायी थे, चाहे दुकानदार थे, तो सब लोग वहां पे निराश थे कि अब किस प्रकार की, क्योंकि लोगों की जो आजीविका थी वो बंद हो गई थी। लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होने से सबकी अच्छी आमद हुई है, सबके चेहरे, और अभी तक यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जी। जब तेज बर्फबारी होती है राकेश, तो यात्रा में किस तरह से ये लोग तमाम जो श्रद्धालु होते हैं वो यात्रा करते हैं, कोई दुविधा तो नहीं होती? जी बिल्कुल, जो लाइन में अभी भी बद्रीनाथ धाम में लाइन में ही लोग दर्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए 3 सेट बनाए गए हैं। यात्री सुबह से ही अपने अपने जो दर्शन करने की जो बारी होती है उसका इंतजार करते हैं। हालांकि जो वहां पर मंदिर समिति है, जो वहां की जो नगर पालिका है, वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है। जो रात्रि में जो यात्री वहां रहते हैं, जगह जगह वहां पर आग की व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। और जो यात्रियों के स्नान के लिए, क्योंकि भगवान बद्री विशाल के जो ठीक नीचे वहां पे तप्त कुंड है, जो प्राकृतिक रूप से जो तप्त कुंड है, यात्री उसमें स्नान करते हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है यात्रियों के लिए जी। ठीक है, तो देखिए बद्री धाम में चादर बिछी हुई है, इससे वाकई जो बद्री धाम है वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है। और 19 तारीख को चूंकि कपाट बंद हो जाएंगे, उससे पहले लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और तमाम जो श्रद्धालु हैं इस वक्त वहां पर हो रही बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका राकेश, इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण हरिद्वार से शुरू हुआ है, और इस मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा समेत राज्य के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि राज्य में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है, राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिला अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, और इसीलिए कांग्रेस धामी सरकार को जगाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, ताकि लोगों के सामने असली सच्चाई सामने आ सके। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने 21 नवंबर को सचिवालय कूच का आह्वान किया है। विभिन्न मुद्दों पर धामी सरकार को घेरने के लिए प्रीतम सिंह का गुट तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि राजनीतिक हलकों में ये बात गले नहीं उतर रही है कि आखिर ये आह्वान किसका है, प्रीतम सिंह का, या ये व्यक्ति आह्वान है, या फिर कांग्रेस ने कूच का आह्वान किया है, क्योंकि इन दिनों कांग्रेस के अंदर गुटबाजी साफ दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का यह कहना है कि प्रीतम सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और उस दिन जो भी वरिष्ठ नेता देहरादून में मौजूद रहेंगे वो सचिवालय कूच में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकार की नीतियों के विरोध में कार्यक्रम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के आज प्रदेश में कई स्थानों पर इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्राएं पूरे ब्लॉक स्तर तक है। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्येक नेता को अधिकार है कि वो सरकार के खिलाफ मुखर होकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के साथ, कांग्रेस के नेता सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार को घेरने का कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम है निश्चित तौर पर सफल होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे प्रीतम सिंह के साथ? निश्चित तौर पर जो भी वरिष्ठ नेता उस दिन देहरादून में रहेंगे निश्चित तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे, और सरकार को घेरने के लिए, सरकार को सबक सिखाने के लिए, सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए निश्चित तौर पर सभी लोग जो है कार्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे।
उधर कांग्रेस के गुटबाजी पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी नेता मधु भट्ट का कहना, तरफ कि भारत चल रही है तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में कांग्रेस बिखर रही है। देख रहे हैं उनका जो है वो केवल इस कार्यक्रम से कोई उनका केवल वो स्वयं है कि मैं ये करूं आओ, लेकिन उनके स्वयं के नेता नजर नहीं आते, वो कहीं नदारत। तो कांग्रेस का तो कोई आपस में कोई संगठन ही नहीं है, गुटबाजी बिल्कुल लगातार उनकी तो एक शुरू बाजी रही है। कहीं माननीय प्रीतम जी का गुट अलग है, कहीं माननीय हरीश रावत जी का गुट अलग है, कहीं अभी उनके अध्यक्ष हैं उनका गुट अलग नजर आता है, कहीं अपने उनके स्थानीय विधायक गुट कहूंगी। ज्योत्सना हमारे से जुड़ रही है के लिए, किस तरह से देखें इस पूरे मामले को ज्योत्सना, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो यात्रा कटाक्ष गुट ये किसी सार्वजनिक तौर पर सामने है। अगर हम राहुल गांधी यात्रा तो उत्तराखंड में भी जो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा वो भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। रण था उसका माणा गांव से हुआ था, ये रुद्रप्रयाग तक चली थी। पर आज जब नेहरू जी की जयंती पूरा देश मना, तो सबसे नेहरू रहे हैं नेताओं में, देश के पहले प्रधानमंत्री भी। आज के दिन हरिद्वार की पैड़ी में जो अध्यक्ष हैं करण माहरा, यात्रा हरिद्वार में होगी। वहीं अगर प्रीतम सिंह की, तो प्रीतम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुद्दे सामने रखे, चाहे अंकिता भंडार केस है, चाहे किरण नेगी का केस है, चाहे यूके ट्रिपल एसपी में जिस तरीके से अरेस्टिंग हुई उसके बाद मिल गई। एक कैबिनेट मिनिस्टर जो सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर षड्यंत्र रचा जाता है, उस मामले को दबाने की बात हो, या फिर एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की हत्या की बात हो, वर्तमान विधायक के गनर के साथ जिस तरीके की वारदात हुई है, वो सारी चीजें उन्होंने गिनाई। उन्होंने कहा ये ऐसे विषय है और जिस प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर सुरक्षित नहीं है उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है, तो आम आदमी कहाँ होगा। तो 21 तारीख को उन्होंने किया, उन्होंने तारीख क्योंकि जोड़ो यात्रा में जुटे हुए हैं जो द्वितीय चरण के हरिद्वार से। लेकिन अब कांग्रेस सामने इसकी ना वो क्या है ना निकलते बन रहा है, डिनाई करें तो कैसे करें, मुद्दे वही हैं जो कांग्रेस उठाती रही है, देश में मुद्दे हैं, और अगर वो स्वीकार करते हैं तो वो भी बहुत आसान नहीं है। इसीलिए एक सेफ कॉर्नर है कि जो भी लोग उस दिन देहरादून में मौजूद होंगे वो, और अगर मैं प्रीतम सिंह की बात करूं तो वाले नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 बार के विधायक हैं, पूर्व नेता की अपनी एक पकड़ है, और मुझे लगता है कि इस सचिवालय सिंह भी करना चाहते हैं कि उन्हें चाहे के उनको एकदम से हाशिए पे डाल, विपक्ष मजबूत नंबर पर वो थे, उनके भी दिमाग में, इसलिए वो भी अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। देखिए ये होगा कि कौन पर चलती है, यानी कि चाहे वो करें या अन्य विधायकों की बात करें, क्योंकि सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे राजनीति के मजे में, सभी आए और इस कुछ लो। और 29 तारीख जानती है कि फिर चल रही है, और सत्र में भी यही बिखर रही है। प्रदर्शन से कितना या फिर बीजेपी जो बार बार कमेंट पास कर रही है कांग्रेस में कि कांग्रेस भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा में से किसकी बात में कितना दम होता है।
बिल्कुल जोशो ने देखिए सचिवालय को कूच का आह्वान प्रीतम सिंह ने किया है। चूंकि उत्तराखंड की राजनीति को करीब से देखते आई है, लेकिन किस किस का सपोर्ट प्रीतम सिंह को मिलता नजर आ रहा है और ये गुटबाजी जो दिख रही है साफ तौर से, हालांकि कांग्रेस जरूर ना बताए अपने अंदर खानों की बातें, लेकिन पता है वो सब कुछ देख सकती है सब कुछ। ये गुट किस किस का है? ये करण महारा का अलग गुट है, प्रीतम सिंह का अलग गुट है। देखिए, एक दौर था जब करण महारा और प्रीतम सिंह एक थे, यानी कि प्रीतम सिंह करण महारा को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते थे। इंदिरा देश की डेथ के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर थे तो वो वहीं रहना चाहते थे, लेकिन हाईकमान ने एक बदली और उसमें करण महारा नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, जिससे कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह व्यथित जरूर थे, लेकिन प्रीतम सिंह को ही नेता प्रतिपक्ष बना और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को बना दिया गया। उसके बाद गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष बने, गणेश दूरी बन गई प्रीतम सिंह कैंप की। तब करण महारा प्रीतम सिंह के साथ इन चुनाव के बाद और करण महारा को प्रतिपक्ष बना दिया गया, यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बना दिया और प्रीतम किया गया। और इसी के बाद प्रीतम सिंह और करण महारा के बीच एक दूरी है। इससे पहले आप जानते हैं सिंह और हरीश रावत का 36 का आंकड़ा में साथ नहीं है। करण महारा अपनी इनके हैं, उधर अगर ये करे तो वो इतने एग्रेसिव और मुखर नहीं है। उसका कारण साफ है कि वो भले ही नेता प्रतिपक्ष हैं और सीजन लीडर रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष यानी कि 22 के चुनाव से पहले वो 2017 से और 21 तक बीजेपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। तो अगर वो सरकार पर किसी बात को लेकर करते हैं तो अब से लगभग 1 साल पहले वो सरकार का पार्ट थे। आसान नहीं होता है उनको किसी भी मामले में जवाब देना, तो वो थोड़ा सा खामोश रहते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो 4 कोने हैं इस समय कांग्रेस में। एक तरफ हरीश रावत है, दूसरी तरफ प्रीतम सिंह है, तीसरी तरफ करण महारा और एक तरफ यशपाल आ रहे हैं। ऐसे में अगर हरीश रावत बता दें तो प्रीतम सिंह सबसे दमदार नेता है, जुटाने की खुद से हिम्मत रखते हैं, इतना मजबूत उनका जनाधार है। हमें जानकारी मिली है कि देहरादून के जो जितने भी पूर्व विधायक हैं वो प्रीतम सिंह के साथ हैं। महानगर संगठन का भी सपोर्ट कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह के साथ है। इसके अलावा कई अन्य विधायक भी इस कूच में शामिल जानकारी मिल रही है। अगर इस बीच हाईकमान ने कोई रिस्ट्रिक्शन जारी ना किया, कोई इस कूच में शामिल नहीं होगा तो वो अलग बात है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि कई अन्य विधायक भी शामिल होंगे, क्योंकि सभी का मानना है कि ये सब मुद्दे वही हैं जिनको हम सड़क पर उठा रहे हैं। तो क्यों ना हम सब एक होकर के पहले कूच करें और उसके बाद सदन में सरकार को घेरें। बिल्कुल, तो देखिए ये पूरी जानकारी कई मुद्दों पे यहाँ रखी सरकार की कोशिश ही सचिवालय कोच में किया जाएगा की ओर से, लेकिन जो गुटबाजी है वो निकल कर रूप से दिख रही है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करेंगे जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। रुद्रप्रयाग जिले को सीएम धामी ने एक बड़ी सौगात दी है। सोमवार को सीएम धामी कोटगी में नर्सिंग कॉलेज का उन्होंने शिलान्यास किया है। 20 करोड़ 44 लाख 16 हजार की लागत से इस नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने यह कहा है कि पहाड़ी राज्यों का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है। रुद्रप्रयाग जिले में नर्सिंग कॉलेज खुलने से युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा और उसके बाद युवाओं को रोजगार मिलेगा। धामी ने यह कहा है कि उनकी सरकार जो कि शिलान्यास करेगी उसका लोकार्पण भी हमारी ही सरकार करेगी, क्योंकि इंजन की सरकार में विकास को गति मिल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए शुभ दिन मंगल फिर ये आया, शुभ दिन मंगल फिर ये आया, उत्सव है चौर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर।
पंख मिल रहे आकाश, रोजगार के रास्ते मिले अपार। समृद्ध किसान से मान बढ़ा हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य सुधार, शहरों से है गांव जुड़ रहे, विकास की आए बयार। देवभूमि संपन्न बन रही, आई है अब नई भोर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। संकल्प नए उत्तराखंड का। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में बीजेपी संगठन के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा का बीजेपी कार्यकर्ताओं जगह जोरदार स्वागत किया है। सत्येंद्र राणा का ये कहना है कि संगठन को करना उनकी शीर्ष नेतृत्व ने जिस विश्वास और उद्देश्य के साथ उन्हें ये वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड राज्य के सभी जिलों में अध्यक्षों का मनोनयन हुआ और उसके पश्चात मैं अभी तक हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में पार्टी के गया था और मैं आज ही गृह क्षेत्र में वापसी हुई और उस नाते पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया और पार्टी के जो दिशा निर्देश है, पार्टी के संगठन करने का, पार्टी के जो कार्यक्रम है, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना और जो हमारी पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, मूल मंत्र को लेकर के आगे बढ़ते हुए पार्टी के लोगों को संगठित करते हुए और पार्टी को आगे लेकर के। बाल दिवस के मौके देहरादून के परेड ग्राउंड में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बाल विकास विभाग और खेल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित खेल प्रतियोगिता में स्कूली छात्र छात्राओं खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी शिरकत की और इसी मौके पर उन्होंने भी बच्चों के साथ रस्साकशी प्रतियोगिता के अलावा विभिन्न खेल प्रतियोगिता में शिरकत की। बाद में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया कि प्रतियोगिता के बाद निकेतन में रहने वाले बच्चों को अलग से माहौल देने की कोशिश की गई। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कचहरी परिसर में शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि। पूर्व विधायक राज कई पदाधिकारी मौजूद रहे और इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने देहरादून जेल जाकर नेहरू कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बर्फबारी हो रही है जिससे पारा गिर ठंड बढ़ गई है। गंगोत्री धाम में बर्फबारी हो रही है। हालांकि गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन गंगोत्री धाम में बर्फबारी से उत्तरकाशी जिले में ठंड बढ़ गई। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कदम आयाम गढ़ रहा है। हर रोज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। 45 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा का सुख पाया। विकास एवं पुनर्निर्माण के क्षेत्र में 7 और बद्रीनाथ धाम 50 रुपए के कार्य चल रहे हैं। रेल, रोड वे और उड़ान की मदद से यात्राएं और जनजीवन हुआ आसान।
35,000 करोड़ रुपए का निवेश बताता है कि उद्योगों की पहली पसंद बन गया है उत्तराखंड। स्टार्टअप श्रेणी में लीडर बन गया है उत्तराखंड। नंदा गौरा योजना में 82,000 बालिकाओं को 332 करोड़ रुपए का भुगतान व 7 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन से जीवन हुआ आसान। सिर्फ यही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 7,000 पदों पर शीघ्र भर्ती। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत 1267 करोड़ रुपए की लागत के 9.7 किलोमीटर लंबे गौरी कुंड केदारनाथ रोपवे व 1163 करोड़ रुपए की लागत के 12.40 किलोमीटर लंबे गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का हुआ शिलान्यास। नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास पर चल रहे कार्य से कुमायूं गढ़वाल की दूरी होगी 20 किलोमीटर कम। बिजली से वंचित गांव का 100% विद्युतीकरण इस बात के साक्षी है कि उत्तराखंड का विकास हर दिन दुगनी रफ्तार से हो रहा है और हर वर्ग के इंसान को इसका फायदा पहुंच रहा है। ना रुका है, ना रुकेगा। उत्तराखंड हर रोज आगे बढ़ेगा। संकल्प नए उत्तराखंड का। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति में चर्चित शक्तिमान घोड़े की मौत मामला एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। लगता है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। देहरादून में आर्मी से रिटायर कर्नल ने शक्तिमान घोड़े की मौत मामले को लेकर कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। दरअसल 2016 में विधानसभा सत्र के मारने से शक्तिमान घोड़े की मौत हुई। गणेश जोशी को इस मामले में आरोपी बनाया था। हालांकि 2021 में देहरादून सीजेएम कोर्ट ने गणेश जोशी को दोषमुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन अब पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वाले रिटायर्ड कर्नल के वकील का यह कहना है कि पहले पूरे मामले में कुछ साक्ष्य और गवाह रह गए थे, जिससे पूरी सत्यता सामने नहीं आ सकी। अब याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी और कोर्ट याचिका दायर करने वाले पक्ष से ये पूछ सकता है कि आखिर उसके पास दोबारा अपील करने के लिए क्या कुछ आधार है। रुद्रप्रयाग के बाद सीएम धामी चमोली के गौचर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गौचर मेले का शुभारंभ किया। और प्रारंभिक गौचर मेले का शुभारंभ करते हुए सीएम धामी ने कहा कि एक समय गौचर मेला भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन चीन के हमले के बाद तिब्बत से व्यापार बंद हो गया और अब स्थानीय उत्पादों को मार्केट देने का एक बड़ा मेला है। कोरोना काल में इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन अब इस मेले का आयोजन हो रहा है। सीएम धामी ने गौचर मेले के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही साथ गौचर में एक मिनी स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता हिमांशु कुमार और मानसी नेगी को बधाई दी। हिमांशु कुमार ने नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 5 किलोमीटर रेस अंडर 16 वॉक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है, जबकि मानसी नेगी ने नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 10 किलोमीटर रेस वॉक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। सीएम धामी ने कहा कि यह पदक हिमांशु और मानसी के परिश्रम और एकाग्रता का प्रतिफल है। देहरादून में गढ़ कौथिक का आयोजन किया गया, जिसमें नामी लोक गायकों ने अपना जलवा बिखेरा। पहाड़ी भाषा में इस तरह के आयोजन को रमछोल कहते हैं और इसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जैसे लोकगीतों ने वहां मौजूद दर्शकों को खूब लुभाया। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samylive.com पर। सहारा पड़ा। जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ, उसका मैसेज? ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है। यकीन कीजिए, मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस
खरीदो कोई भी उकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्क्रैच करो और जीतो निश्चित इनाम, कार, लैपटॉप, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन और कैश ही कैश। तो कूपन स्क्रैच करो। उकाया लाए हैं फास्ट F2T ई स्कूटर 84,999 में।